Hello student, how are you? And I hope that your exam would have gone well. And thank you for your motivational support and valuable feedback on my first video. So today I am going to continue with the same unit, determination of income and employment, and with the same chapter, chapter number 7. And in this chapter we will cover the other concepts of Keynesian theory, that is the aggregate supply and saving function. So children, what is aggregate supply? Supply term we have just done in class 11th, individual supply and market supply, and that supply was related to the supply of only one good. लेकिन aggregate supply की जब बात होती है ना, तो we take it is the flow of goods and services in an economy in a year. लेकिन जब हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं जो फर्म्स प्रोड्यूस करती हैं, तो बच्चों वी डोंट टेक द उनको फिजिकली काउंट नहीं कर रहे हैं, वी कैलकुलेट द मनी वैल्यू ऑफ दैट. जैसे एग्जाम्पल से मान लीजिए कोई फॉर्म प्रोड्यूस करती है 1000 पेन एंड ईच पेन कॉस्ट 10 रुपीज. तो व्हाट इज द मनी वैल्यू ऑफ 1000 पेन? दैट इज इक्वल टू 10,000 रुपीज. ओके, तो व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? वी जस्ट सी द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई. इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज that all the firms are willing to supply in an economy during a period of 1 year. Okay, so aggregate supply that implies the value addition, and value addition implies income generation. Now we have to prove that aggregate supply is equal to national income. How it just happened like that? देखिए, aggregate supply, suppose 1000 पेन का जो हमने मनी वैल्यू निकाला था 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए जो फॉर्म है यानी प्रोड्यूसर है, दे डिस्ट्रीब्यूट इन द फॉर्म ऑफ द इनकम. जैसे रेंट पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, वेजेस सैलरीज पे कर दी, प्रॉफिट पे कर दिया. द सम ऑफ दीज इनकम इज इक्वल टू द नेशनल इनकम. सो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम. इनकम का एक पार्ट एज यूजुअल यू नो दैट हम खर्च करते हैं कंजम्पशन पर, और एक पार्ट जो है वो हम सेव करते हैं. तो aggregate supply equal to C plus S, and C plus S is equal to national income. So this way it is proved that aggregate supply equal to national income. इस चीज को हम अपने टेबल से भी प्रूव कर सकते हैं. टेबल में हमने नेशनल इनकम लिया है 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500, और हमने कंजम्पशन लिया हुआ है. जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी हमारा मिनिमम कंजम्पशन है, दैट इज 40. वी जस्ट नो इट ऑटोनॉमस कंजम्पशन. और जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है हमारा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है. बट यू जस्ट सी दैट इंक्रीज इन इनकम इज लेस देन इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम, बिकॉज इनकम का एक पार्ट जो है लोग सेव करते हैं, वी सेव इट. तो अब हमने यहाँ पर जो है वो सेविंग कैलकुलेट कर ली है. सेविंग कैलकुलेट करी है y माइनस सी करके. तो 0 माइनस 40 माइनस 40, 100 माइनस 120 माइनस 20, 200 इक्वल टू 200, 200 माइनस 200 इक्वल टू 0. दैट इज आवर, ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, जहां पर हमारा कंजम्पशन इक्वल टू इनकम है. यहाँ पर हमारा ये सेविंग जो है ये हमारा 0 हो गया है. फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है आपका, वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ रहा है और आपकी सेविंग भी हमारी बढ़ रही है. देन वी विल कैलकुलेट एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट सप्लाई वैसे कैसे कैलकुलेट किया? C प्लस एस. हमने C और S को यानी कंजम्पशन और सेविंग को हमने प्लस किया, एंड वी गेट द एग्रीगेट सप्लाई 0, 100, 200, 300, 400, 500. ओके, एंड यू जस्ट सी दैट एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम. तो दिस वे इट इज ऑल्सो प्रूव थ्रू द टेबल. हमने इसको प्रूव कर दिया. नाउ वी कम टू द डायग्राम. दिस इज द डायग्राम ऑफ एग्रीगेट सप्लाई. OX एक्सिस पर वी आर शोइंग नेशनल इनकम, OY एक्सिस पर हम एग्रीगेट सप्लाई यानी C प्लस एस शो कर रहे हैं. और ये जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है दैट इज द 45 डिग्री लाइन. समटाइम क्वेश्चन कम्स कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द 45 डिग्री. देखिए 45 डिग्री जो है वो किसी भी ग्राफ को जो है ना इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. इसका मतलब है जो आपका एक्स एक्सिस मेजरमेंट है दैट इज इक्वल टू द वाई एक्सिस मेजरमेंट. एक्स एक्सिस पर हम दिखा रहे हैं नेशनल इनकम, और वाई एक्सिस पर हम AS यानी कि C प्लस एस दिखा रहे हैं. यानी कि एग्रीगेट सप्लाई के on each curve of aggregate supply income is equal to consumption. So I think these things are clear to you. Okay, तो we just see कि हमारा जो components of aggregate demand that is the C plus I, और components of aggregate supply that is C plus S. यहाँ पर जो हमने consumption लिया है, जो investment लिया है, जो saving लिया है, that is the planned saving, नहीं जिसको कि हम बोलते हैं ex ante. Okay, जैसे what is the planned expenditure?
व्हाट इज द प्लान सेविंग, प्लान एक्सपेंडिचर क्या है जो हाउस होल्ड प्लान करते हैं at the different level of income. This is not the actual, it is the planned. So we will study the planned consumption, planned investment, planned saving. Okay, in the last video I just forgot to tell you equation of the consumption function. So here we are going to do what is the equation of the consumption function. C equal to C bar plus by. ये C क्या है यहाँ पर? As you know, C is the autonomous consumption at zero level of income, that is equal to the intercept. नाउ अभी डायग्राम से आई विल टेल यू व्हाट इज द इंटरसेप्ट. एंड बी जो है ये आपका एमपीसी है जो डिनोट करता है स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व, यानी कि चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम. अब वी विल लर्न व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सेविंग फंक्शन. कैसे हम डिराइव कर सकते हैं सेविंग फंक्शन को कंजम्पशन फंक्शन से. तो आप जरा इसको देखो, आप y इक्वल टू सी प्लस एस, एवरीबडी नोज दैट. ओके, तो s इक्वल टू वाई माइनस सी. अब हम c की इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पर s इक्वल टू वाई माइनस सी बार प्लस बी वाई. ओके, तो s इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई. 1 माइनस बी वाई का मतलब 1 माइनस एमपीसी. देखो भी एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है. ठीक है, एमपीएस इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी. एमपीसी हमारा क्या है? बी है. तो हमने सेविंग फंक्शन जो है वो डिराइव कर लिया, दैट इज s इक्वल टू माइनस सी बार. माइनस सी बार क्या है? वो आपका डिसेविंग है, यानी कि आपकी नेगेटिव सेविंग है. यहाँ टेबल से देखो आप जरा, अगर 0 माइनस 40 है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे अगर हमारा कंजम्पशन हो रहा है तो हम ये मान कर चल रहे हैं कि वो कंजम्पशन हम कहाँ से कर रहे हैं? वो हम अपनी सेविंग से कर रहे हैं. तो सेविंग हमारी जो है ये नेगेटिव हो गई. माइनस सी बार, ओके, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू इंटरसेप्ट. और 1 माइनस बी है, इट डिनोट्स एमपीएस. ये हमारा किसको डिनोट कर रहा है? एमपीएस को डिनोट कर रहा है. एंड वाई, व्हाट इज वाई? वाई इज द लेवल ऑफ income. So this way we just learn how to derive saving function from the consumption function. Is this clear? Now children, we will learn what is the saving function and propensity to save. You know, saving is that part of income which is not consumed. So what is the saving function? It is also called the propensity to save. So saving function is the functional relation between saving and income. यानी लोग अपनी इनकम का कितना पार्ट जो है वो सेव करते हैं. प्रोपेंसिटी टू सेव भी हमें यही बताता है कि भाई किसी भी इकोनॉमी में जो है वो लोग क्या टेंडेंसी, व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ द पीपल टू सेव. लोग कितनी सेविंग करने की कितनी विलिंगनेस है, कितनी जो है वो प्रोपेंसिटी है, या वो कितनी उनकी टेंडेंसी है सेव करने की. ओके, तो इसको हमने एक इक्वेशन से लिया है, एस इज द फंक्शन ऑफ वाई. वाई दैट इज द इनकम. Okay, now we will learn what is the types of a propensity to save. There are two types. पहला है कि आपका what is the first one, that is the average propensity to save, जिसको हम APS के नाम से बोलते हैं. इसका फॉर्मूला है APS equal to S by Y. तो इसी के अकॉर्डिंग we just make the definition. It refers to ratio of saving to the income. यानी लोग अपनी इनकम का कितना पार्ट सेव करते हैं. नाउ वी जस्ट लर्न इट थ्रू द टेबल. टेबल में हमने यहाँ पर इनकम लिया है 0, 100, 200, 300, 400, और हमारा सी है 40, 120, 200, 280, 360. देन वी हैड कैलकुलेटेड सेविंग y माइनस सी करके माइनस 0 माइनस 40 माइनस 40, 100 माइनस 120 माइनस 20, 200 माइनस 200 इक्वल टू 0, 300 minus 280 that is equal to 20, and 400 minus 360 that is equal to 40. APS कैसे हमने कैलकुलेट किया? APS हमने कैलकुलेट किया सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम, यानी कि 0 पर जो हमारा -40 है तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 यू कैन, दैट इज द इन्फिनिटी. तो यहाँ पर मैंने इसको डैश लगा दिया है. अगेन द -20 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज द 0.20. देन 0 डिवाइडेड बाई 200, नंबर जो 0 को हम डिवाइड करेंगे किसी नंबर से, दैट इज द 0. देन 20 डिवाइडेड बाई 300, देन 0.067, एंड 40 डिवाइडेड बाई 400 दैट इज 0.10. ये डिवाइड करके इसको हमने एपीएस निकाल लिया. नाउ वी जस्ट सी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव थ्रू द डायग्राम. ये देखिए हमारा डायग्राम है, ये हमारा सेविंग फंक्शन है, ये हमारा नेशनल इनकम है. किसी एक पॉइंट पर हम ले लेते हैं. यहाँ पर देखिए ए पॉइंट पर जो है वो हमारी, सपोज हमारी इनकम जो है वो आई है और हमारा सेविंग जो है वो हमने इसको डिनोट किया है पी से. तो एपीएस इक्वल टू एस बाई वाई, यानी कि ओपी बाई ओ वाई. ये हमारा ओ वाई है, ओपी बाई ओ वाई. यानी वाई अगर हमने 300 ले लिया और पी हमने 20 ले लिया तो सेविंग हमारा क्या निकला? 20 डिवाइडेड बाई 300 दैट इज इक्वल टू, एपीएस हमारा निकला दैट इज इक्वल टू 0.067. Okay, now we will learn what are the important points about APS, एवरेज प्रोपेंसिटी के बारे में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं.
क्या एपीएस जो है वो नेगेटिव हो सकता है? ऑब्वियसली टेबल में भी आप देख लीजिए एपीएस कहाँ नेगेटिव है, ये देखिए -40 -20, और इस लेवल पर जो है हमारा कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। तो ऐसी कंडीशन में व्हेन द कंजम्पशन इज मोर देन इनकम देन एपीएस, द वैल्यू ऑफ एपीएस विल बी नेगेटिव। अनदर क्वेश्चन इज एपीएस क्या जीरो हो सकता है? ये देखिए यहाँ पर एपीएस जीरो है आपका। जीरो कब है? जब इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल है। ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, क्या एपीएस कैन बी मोर देन 1? भाई एपीएस कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज सेविंग कैन नॉट बी मोर देन इनकम। एपीएस राइजेस विद द राइज इन इनकम। टेबल में भी आप देखिए जरा, एपीएस जो है वो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा जो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो हमारा एपीएस भी इंक्रीज हो रहा है। Now another type of propensity to save is marginal propensity to save, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MPS बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला है MPS इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम। तो इसी के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन बना लेते हैं। इट रिफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू द चेंज इन इनकम। यहाँ हियर आई यूज द टर्म, यू कैन राइट द चेंज, ये चेंज भी यहाँ पर आप चेंज वर्ड यूज कर सकते हैं, चेंज इन इनकम। ओके अब इस चीज को हम जरा टेबल से सीखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट एमपीएस। यहाँ मैंने वाई लिया हुआ है और सी लिया हुआ है और कैलकुलेट किया है सेविंग यानी वाई माइनस सी करके। अब चूंकि एमपीएस में, बिकॉज एमपीएस में वी आर टेकिंग चेंज इन इनकम एंड चेंज इन सेविंग, तो सबसे पहले मैंने चेंज इन इनकम यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है। यू कैन सी द चेंज इन इनकम इज 100 100 100 100। ओके, चेंज इन सेविंग वी हैव कैलकुलेटेड एज 20 20 20 20 according to this table. Then MPS delta S upon delta Y, change in saving divided by change in income, then 20 divided by 100, we are getting 0.20 at each level of income पर हमारा ये MPS calculate हुआ है। Now we just put this table in the form of the diagram। तो diagram में भी आप देखो कि ये हमारा सेविंग कर्व है, which is starting from the negative axis। ओके, और जो हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए A और B। मान लीजिए ए पॉइंट पर आपकी इनकम वाई है और आपका जो सेविंग है दैट इज पी, यानी वाई इज इक्वल टू 300 एंड पी इज इक्वल टू 20। अब मान लीजिए इनकम बढ़ जाती है एंड इट बिकम 300 टू 400। कितना चेंज आया? 100 का चेंज आया। एंड हमारी सेविंग भी बढ़ जाती है 20 टू 40, यानी कितना चेंज आया? 20 का चेंज आया। तो एमपीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे? PP1 डिवाइडेड बाई Y/1, Y से Y1 तक Y/1 एंड P से P1 तक PP1, यानी कि 300 से 400 हो गई, यानी कि हमारी 100 इनकम बढ़ी और सेविंग हमारी बढ़ी 20 से 40 20, तो 20 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू जो हो गया आपका 0.20। नाउ वी विल डू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एमपीएस। एमपीएस के बारे में जैसे हमने एमपीसी में करा था कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स किए थे, वैसे ही एमपीएस में करेंगे। और लाइक एमपीसी, वैल्यू ऑफ एमपीएस वेरीज बिटवीन 0 and 1। ओके, 0 और इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अब क्वेश्चन इज व्हेन एमपीएस इज 0। एमपीएस 0 कब होगा? एमपीएस 0 तब होगा अगर हम अपनी बढ़ी हुई इनकम को जो है वो पूरा सारा कंज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए जो हमारा डेल्टा वाई है ना, वो हमने सारा, जितना हमारी इनकम बढ़ी 100 बढ़ी तो हमने 100 रुपए कंज्यूम कर लिए। ऐसी स्थिति में जो है वो हमारा एमपीएस जो है वो 0 होगा। टेबल में भी आप देख सकते हो कि हमारा एमपीएस कहाँ पर 0 है। ये देखिए जितनी भी हमारी बढ़ी हुई इनकम है अगर हमने उसे कंज्यूम कर लिया तो वो हमारा जो है वो एमपीएस 0 हो जाएगा। देन एमपीएस इक्वल टू 1। एमपीएस इक्वल टू 1 कब होगा? जब चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग, यानी जो हमारी इनकम बढ़ी हुई है 200 से 300 हो गई, 100 बढ़ी और वो हमने सेव कर ली, खर्चा नहीं किया उसको, तो हमारी जो है एमपीएस जो है दैट इज इक्वल टू 0। ओके, क्या एमपीएस नेगेटिव हो सकता है? भाई एमपीएस तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नेगेटिव तो तब होगा ना जब कंजम्पशन जो है वो इनकम से जो है वो ज्यादा शो करेगा, लेकिन हमारी जब इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। ओके, तो कंजम्पशन में जो इंक्रीज होगा इनकम में इंक्रीज से जो है वो कम है, तो एमपीएस जो है हमारा कैलकुलेट होगा वो नेगेटिव नहीं होगा। So that is all about this chapter. We just taken all the concept of this chapter and I hope कि आपको समझ में आया होगा। और जो next video में I will just going to tell you about the determination of income and employment and this is my request that you just like, subscribe and share this video as much as possible. Thank you very much.